Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is the complete course on hemichordata. इस सीरीज का ये लेक्चर 5 है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ हेमिचordata या बेलनोग्लॉसस के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बेलनोग्लॉसस। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इसकी जो बॉडी होती है 3 मेजर पार्ट में डिविजिबल होती है। 3 मेजर पार्ट होते हैं इसकी बॉडी के। जो सबसे इंटीरियर पार्ट होता है उसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। जो मिडिल पार्ट होता है या उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है सेकेंड पार्ट उसे कॉलर कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है जो कि कॉलर पार्ट से जुड़ा हुआ है इसे हम ट्रंक कहते हैं। ये कई सारे रीजन में डिवाइडेड होता है, जैसे ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन हो गया, जिनाइटल रीजन हो गया एंड हिपैटिक रीजन हो गया। हिपैटिक रीजन टर्मिनेट होता है किससे, एनस से, जहाँ से ये जो एक्सक्रीटा होता है एनिमल का वो अपना बाहर एक्सपेल करता है। तो ये हो गई जो एक सिंपल मॉर्फोलॉजी है बेलनोग्लॉसस की, जिसके 3 पार्ट हैं। दूसरी बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है। जो प्रोबोसिस होता है सबसे इंटीरियर पार्ट होता है। उसके मिडिल पार्ट में क्या होता है, कॉलर होता है। कॉलर एक मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ पार्ट होता है। उसके बाद ट्रंक रीजन होता है। ट्रंक कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे ब्रांकियोजेनाइटल रीजन हो गया, जिनाइटल रीजन हो गया एंड हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन जो होता है एनएस से टर्मिनेट होता है। और एनएस किस लिए वर्क करता है, ये जो एनिमल का एक्सक्रीटा होता है उसे बाहर एक्सपेल करता है। तो बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है बेलनोग्लॉसस का। तो बेलनोग्लॉसस इज अ इलोंगेटेड एंड वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर या वॉर्म लाइक एनिमल। ये क्या है कि वॉर्म लाइक और इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे एनेलिड्स होते हैं, जैसे हम फेरेटिमा पोस्थुमा के बारे में बात करते हैं या अर्थवर्म के बारे में बात करते हैं, तो उसकी जैसे मॉर्फोलॉजी होती है उसी तरह का ये भी होता है। उसी तरह वर्म लाइक ये भी होता है। इसकी बॉडी रेंजेस करती है लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में। लगभग द लेंथ ऑफ द बॉडी यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 10 टू 15 सेंटीमीटर। लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के ये नॉर्मली होते हैं। But Belnuglossus aurenciacus of the southeastern coast of the United States attain about the 1 meter in length। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल स्पीसीज हैं बेलनोग्लॉसस की, जैसे बेलनोग्लॉसस ऑरेंसिएकस जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है यूएस के या यूनाइटेड स्टेट के, उसकी जो लंबाई होती है लगभग 1 मीटर की होती है। दूसरी बात करते हैं द लार्जेस्ट एकॉर्न वर्म। इसे जो बेलनोग्लॉसस होते हैं या उन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इनका कॉमन नेम क्या है, एकॉर्न वर्म। ओके, तो जो उसकी स्पीसीज है बेलनोग्लॉसस जीगस रीजेस रीचेस इज मोर देन 2.5, लगभग 2.5 मीटर की लेंथ होती है इनकी। और ये जैसे कैरोलिना हो गया, ब्राज़ील हो गया, केप हैट्रस हो गया, यहाँ सब ये पाए जाते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज कौन सी हो गई इसकी बेलनोग्लॉसस की, बेलनोग्लॉसस जीगस लगभग 2.5 मीटर की होती है या 2.5 मीटर की होती है। नॉर्मली इनकी बॉडी रेंजेस क्या है, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की। बेलनोग्लॉसस ऑरेंसिएकस कितना मीटर का होता है, इसकी लंबाई कितनी है, वो लगभग 1 मीटर की। ओके, इट कैन कंस्ट्रक्ट अ बरो अप टू अ डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर और मोर। ये जब बरो बनाते हैं, क्योंकि ये इनको रहने के लिए घर चाहिए, तो उसको रहने के लिए ये क्या बनाते हैं, बरो बनाते हैं, जिसे हम छोटी छोटी सुरंग कहते हैं। वो लगभग 75 सेंटीमीटर डेप्थ तक ये कर सकते हैं, बरो बना सकते हैं, डिगिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बेलनोग्लॉसस। जो कॉमन सी चीज़ें हो गई, सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, नॉर्मल साइज कितना होता है, कहाँ पाया जाता है जो सबसे लार्जेस्ट है। ओके, तो ये सभी बातें होंगी। फिर द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 मेजर पार्ट। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो बेलनोग्लॉसस की जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिविजिबल होती है, 3 मेजर पार्ट में डिविजिबल होती है। बेलनोग्लॉसस की बॉडी 3 पार्ट में डिविजिबल होती है। ओके,
तो पहला पार्ट होता है प्रोबोसिस, जिसे हम प्रोटोसोम भी कहते हैं। सेकंड पार्ट कॉलर, मीजोसोम कहते हैं इसे। एंड ट्रंक, जो सबसे लास्ट का पार्ट है, उसे पोस्टीरियर रीजन में जो पाया जाता है उसे मेटासोम भी कहते हैं। तो कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट प्रोबोसिस या प्रोटोसोम, कॉलर या मिडिल रीजन, उसे हम मीजोसोम कहते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज ट्रंक या मेटासोम कहते हैं। ओके, 3 पार्ट हो गए इसके। द ट्रंक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द एन एंटीरियर, जो सबसे ट्रंक का जो सबसे एंटीरियर रीजन होता है उसे हम कहते हैं ब्रंकियोजेनाइटल रीजन। फिर दूसरा पार्ट जो होता है मीडियन हिपैटिक रीजन इसे कहते हैं। फिर जो सबसे लास्ट का पोस्टीरियर होता है उसे कॉडल रीजन या पोस्ट हिपैटिक रीजन कहते हैं। तो जो ट्रंक हुआ ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है या सब डिवाइडेड होता है। पहला जो हो गया सबसे एंटीरियर ब्रांकियोजेनाइटल रीजन, मीडियल हिपैटिक रीजन, फिर पोस्ट हिपैटिक या कॉडल रीजन जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट में होता है। ओके, अब बात करते हैं प्रोबोसिस की। प्रोबोसिस क्या होता है? क्लब शेप होता है, और जो बॉडी का जो सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है वो प्रोबोसिस होता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो वेलनोग्लॉसस होता है वो डिगिंग करता है, बर्रों की डिगिंग या खुदाई करता है। द प्रोबोसिस इज अ शॉर्ट क्लब शेप स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द इंटीरियर मोस्ट सब डिवीजन ऑफ द बॉडी। सबसे इंटीरियर पार्ट बनाता है बॉडी का ये, और सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है। द प्रोबोसिस नैरोज पोस्टीरियरली टू द प्रोबोसिस स्टाक। अब ये जो प्रोबोसिस का स्टाक होता है ये ऊपर से नैरो होता चला जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है? क्लब शेप हो जाता है। ओके, जैसे हम स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए, ये जो पोस्टीरियर रीजन है ये इंटीरियर, देखो ये क्या हो जा रहा है? नैरो होता चला जा रहा है। तो इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर जो कैसा हो जाता है? क्लब शेप हो जाता है। ये हॉलो होता है। इट इज अ हॉलो एंड कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर बाय अ सिंगल प्रोबोसिस पोर सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोबोसिस। जो प्रोबोसिस के लेफ्ट साइड में एक पार्ट होता है जो जो एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं उनको ये महसूस करता है, सेंस करता है। तो ये चीज हो गई प्रोबोसिस के बारे में। अब बात करते हैं कॉलर के बारे में। कॉलर कैसा पार्ट है? द मीडियन पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लैप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कॉलर को बनाते हैं। कॉलर किसका बना होता है? मस्कुलर टिश्यू का बना होता है, और सबसे मीडियन पार्ट होता है। द प्रोबोसिस इज इंटीरियर टू द कॉलर। जो प्रोबोसिस होता है सबसे इंटीरियर पार्ट पे होता है। द प्रोबोसिस स्टाक एंड द पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोबोसिस इज कंसील्ड बाय द कॉलर। देखिए, जो प्रोबोसिस का जो स्टाक होता है, जहां पर प्रोबोसिस लगा होता है या स्टिक होता है, वहीं पर से क्या शुरुआत होती है? कॉलर की शुरुआत होती है। ये दोनों एक दूसरे से कंसील्ड होते हैं, या कह सकते हैं जो कॉलर के द्वारा प्रोबोसिस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कंसील्ड होता है। द कॉलर कैविटी इज पेयर्ड होती है कॉलर कैविटी, एंड opens to the exterior by 2 aperture. The collar houses the mouth on the ventral side. Ventral side पे इसमें माउथ होता है। हिपैटिक रीजन की बात करें, जो सबसे ट्रंक का जो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंक के बारे में। ट्रंक इज द रादर लॉन्ग, सबसे लॉन्ग पार्ट होता है बॉडी का। द ब्रांकियोजेनाइटल रीजन इज मार्क्ड बाय अ पेयर ऑफ थिन फ्लैप लाइक लॉन्गिट्यूडनल जेनाइटल रिजेस। कई सारे जेनाइटल रिजेस होते हैं इसमें, जो गोनेड कंटेन करता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करता है या गोनड्स को कंटेन करता है। तो ब्रांकियोजेनाइटल रीजन में क्या पाया जाएगा? गोनड्स पाए जाएंगे। डबल रोज ऑफ द गिल स्लिट्स, इसमें गिल स्लिट्स भी पाई जाती हैं, जैसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी इन्हें हम कहते हैं। आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द रीजन। जो ट्रंक का डोर्सल सरफेस होता है वहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। द गिल स्लिट्स इंक्रीज इन द नंबर एज द एनिमल ग्रोज ओल्डर।
जो गिल स्लिट्स होती हैं उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है जब एनिमल ओल्डर होता जाता है। जितना ओल्डर एनिमल होगा उतनी ज़्यादा गिल स्लिट्स की संख्या होगी। अब बात करते हैं, द गिल स्लिट्स आर प्लेस्ड ऑन द प्रोमिनेंट इलोंगेटेड रिजेस। ये प्लेस्ड होती है, जो उनका प्रोमिनेंट एरिया होता है, जो इलोंगेटेड रिजेस होती हैं वहाँ पर सिचुएटेड होती है। एक बार हम देखते हैं कि गिल स्लिट्स, इन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये हो गई फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये ब्रांकियोजेनिटल रीजन है, ये हो गई फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो फेरिंग्स है, जो रेस्पिरेशन में भी वर्क करती हैं और डाइजेशन में भी वर्क करती हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं हेपेटिक रीजन। हेपेटिक रीजन में जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, या हेपेटिक रीजन इज एक्सटर्नली मार्क्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन के जो टुकड़े होते हैं, सेगमेंट होते हैं, उस जो टुकड़े होते हैं उसके द्वारा ये मार्क होती है। द कॉडल रीजन या मिडिल रीजन जो होता है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म होता है डायमीटर में, मतलब कहीं चौड़ा होगा, कहीं नैरो होगा, फिर जाके वाइड होगा, फिर नैरो होगा, ऐसे होते हैं। और वहाँ पर एनुलेशंस होते हैं, रिंग्स होती हैं, रिंग के द्वारा मार्क्ड होते हैं। द ट्रंक बियर अ मिड वेंट्रल एंड मिड डॉर्सल रिजेस। ट्रंक के पास क्या होती है, मिड डॉर्सल रिजेस होती हैं, मिड डॉर्सल और मिड वेंट्रल रिजेस होती हैं। और उनके पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल किस लिए पाई जाती हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कंटेन करता है। कहाँ पाया जाएगा, मिड वेंट्रल और मिड डॉर्सल रीजस में। ट्रंक में पाए जाते हैं ब्लड वेसल और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, जो सेंसेशन का वर्क करती हैं या सेंस करती हैं। The hepatic region tapers posteriorly and the terminate into the region। जो hepatic region होता है कई सारे सेगमेंट में बटा होता है, जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं। पोस्ट हिपैटिक, हिपैटिक, कई सारे रीजन होते हैं और ये जाके टर्मिनेट होता है एनस में। तो एनस सबसे लास्ट पार्ट होता है हिपैटिक रीजन का, या ट्रंक का सबसे लास्ट पार्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बॉडी वॉल्स ऑफ द बेलनोग्लॉसस। जो बेलनोग्लॉसस है उसमें कई सारी बॉडी वॉल्स पाई जाती हैं, कई सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।